हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एस एकेडमी। और आज इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजीपीएससी के द्वारा जो अभी रिसेंटली रिलीज किया गया 2021 का आरटीआई कॉपी। ठीक है, तो उस आरटीआई कॉपी की रिव्यू करेंगे हम लोग और समझेंगे कि पीएससी फाइनली हमसे क्या चाहता है। ठीक है, बहुत सारी बातें अभी चल रही हैं पीएससी के रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो उसको एक तरफ दरकिनार करते हुए हम दूसरे ओर नज़र डालते हैं कि हमारे को ऐसा क्या करना होगा कि मेंस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, कि मेंस पे हमारे मार्क्स अच्छे हो पाए। और एक आरटीआई कॉपी को देखकर समझ आता है कि कहाँ पर बच्चों से गलतियाँ होती हैं। कई तरह की बातें यहाँ पर उठती हैं, खासकर इस कॉपी को चेकिंग को लेकर। पहले उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। ठीक है, मैं नेगेटिव एस्पेक्ट से ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करना पसंद करता हूं, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं सिर्फ जो भी आपकी आरटीआई कॉपी आई है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे चर्चा करूं कि नंबर कहां पर काटे जा रहे हैं, नंबर वहां पर कैसे स्कोर किया जा सकते हैं, बच्चे को कहां पर नंबर मिला और कहां पे नहीं मिला है। ठीक है, और किस किस जगह पे उनकी डिमांड क्या होगी। ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज क्या है वो। बाकी कई जगह से ये है कि नहीं कॉपीज क्या हो रही है, गलत चेक हो रही है। ठीक है ना, बहुत सारे इस तरह की बातें आती हैं कि कॉपी जो है वो गलत चेक हो रही है, पर गलत चेक हो रही है सही चेक हो रही है, उसका मैं एक रिव्यू जरूर करूंगा। ठीक है, जितने भी बच्चों की कॉपीज है उसको मैं रिव्यू करके आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद आप भी एक एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कॉपी सही है या गलत है। ठीक है, तो पहली बात थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि इस पूरे के पूरे आरटीआई कॉपी रिव्यू सीरीज, मैं एक नया चीज लॉन्च कर रहा हूं, आरटीआई कॉपी रिव्यू सीरीज। ठीक है, आंसर राइटिंग तो मैं आपको डेली डील कर ही रहा हूं, वो मैं करता ही रहूंगा। कल से आपको फिर से क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट होंगे, बट उसके साथ साथ ये आरटीआई कॉपी रिव्यू सीरीज एक बनेगा। ठीक है, जिसमें मैं लगभग जितने भी सिलेक्टेड हैं या जो नॉन सिलेक्टेड हैं बट उन्होंने काफी अच्छे आंसर्स लिखे थे, जिसमें उनको काफी अच्छे मार्क्स मिले थे, उनको आंसर्स को भी हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा, मैं हूं सबसे पहले। ठीक है, तो मेरा नाम क्या है, पंकज गुप्ता, और बिलासपुर एस एकेडमी इसका मैं ओनर हूँ। ठीक है, साथ ही साथ इसके टीम डायरेक्टर भी हूँ, और पिछले 4 सालों से मैं आपके लिए एक प्रकार से आंसर राइटिंग के हर पॉसिबल वेज में काम कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले 4 सालों से आंसर राइटिंग के हर एक एंगल पे मैंने काम किया है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और बहुत सारे बच्चों को जिनको पहले कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में दिक्कत था, उनको आंसर राइटिंग पे गाइड करते हुए सिलेक्शन के तक भी हम पहुंचे हैं। बाकी वो तो मेहनत उन बच्चों का ही होता है, बट डेफिनेटली वो सिलेक्शन तक पहुंचे जो शायद तक 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद। कभी कभी ऐसे ही बच्चे आए मेरे पास कि वो 2 से 3 अटेम्प्ट दिए। मैं यहाँ नहीं बोलूंगा कि मैंने उनको शुरू से बेसिक से लेकर पढ़ाया, लेकिन ऐसे बच्चे भी मेरे पास आए थे जो 2 से 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी मेंस पे रुक जाते थे, बट वो जैसे ही आए उसके बाद 1 ईयर्स पे वो क्लियर करके भी गए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, तो वो उनकी मेहनत होती है, बट हाँ एक प्रकार से आपको आंसर राइटिंग में एक सही गाइड मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला जो मैं आरटीआई रिव्यू सीरीज कर रहा हूँ, इसके जितने भी वीडियोस होंगे उसका पीडीएफ आप इस टेलीग्राम, जहां पर जो स्कैन कोड है, ये पर्टिकुलरली इस स्कैन कोड से आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे और उस टेलीग्राम पे आपको इसके बारे में डिटेल दिया जाएगा। ठीक है, कि कैसे आपको कॉपीज को देखी जाती है और कॉपीज को किस तरीके से वहां पर रिव्यू करना है। डेली बेसिस में आपको टेलीग्राम पे 1 या 2 कॉपी रिव्यूड होकर वहां पर मिलेगी, जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉपी रिव्यू के लिए। अच्छा, इसके इस पूरे सीरीज में जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का मेंस भी है तो शायद आप लोगों को ज्यादा समय नहीं होगा, बट थोड़ा सा आप सुनेंगे, आज थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको आने वाले 20 दिन के बाद होने वाले मेंस पे होगा। सबसे पहली बात मैं उन सभी बच्चों को बोलूंगा जो डायरेक्टली मेरे से जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप सभी अपने कॉपी को रिव्यू करा सकते हैं। ठीक है, मैं रेडी हूं आप सभी के कॉपी को रिव्यू करने के लिए, और ये रिव्यू जो होगा ये मेरे द्वारा ही होगा, ना कि मेरे टीम के किसी भी मेंबर के द्वारा। मैं आपको ये भी बोलता हूं कि कॉपी का पर्टिकुलर रिव्यू मैं खुद करूंगा, तो आपको जो भी रिव्यू दिया जाएगा एक प्रॉपर वे में रिव्यू दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको रिव्यू अपनी कॉपी कराने का मन होगा तो प्लीज आप टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे। टेलीग्राम का ये जो स्कैन कोड दिख रहा है वहां पर आप जाएंगे और सबसे पहले बिलासपुर एस एकेडमी ग्रुप पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वहां से आपको मेरा पर्सनल टेलीग्राम कांटेक्ट मिल जाएगा, और आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम कांटेक्ट पे अपना पेपर भेज सकते हैं, ताकि मैं वहां पर आपको रिव्यू करके दे दूं। ठीक है, आपको मैं अपना नंबर भी पहले के वीडियोस में दिया था, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर भी लिख रहा हूँ, बट प्लीज इस पे किसी भी तरीके का अनवांटेड मैसेज ना करें, केवल और केवल टेलीग्राम पे आप इस मैसेज को कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरा नंबर क्या है, 8700879913। क्लियर है, और जो भी मुझसे ये पेपर रिव्यू कराने चाहते हैं वो अपने पेपर को स्कैन, जो पेपर आपके पास आया होगा, प्लीज उसके साथ
3 से 4 पॉइंट वहां पर ऐड करेंगे। सबसे पहले अपना नाम मेंशन करेंगे, आपका फुल नेम, ठीक है ना, और सही से लिखना, अपने नाम का कोई मिस यूज नहीं करना, क्योंकि आपके पेपर में भी आपका नाम होगा। स्टिल आप मुझे अपना एक नाम लिखकर जरूर देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जो आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम जो भी कर रहे हैं, दोनों में मोड में आप कर सकते हैं। और आप क्या करोगे, अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दोगे, ताकि आपको मैं रिव्यू प्रॉपरली वहां पर दे पाऊं, और अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो कॉन्टैक्ट करके भी डायरेक्टली आपको रिव्यू वहां पर दिया जाएगा, ठीक है। ये सर्विस मुझे लगता है कि इस समय जो मेंस दिख रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, और मैं चाहता हूं कि मैं हर रूप में आप लोगों से जुड़ पाऊं, तो मैंने ये पहल लिया है। अब मुझे ये नहीं पता ये कितना चैलेंजिंग होगा, बट डेफिनेटली मैं इसको करना चाहूँगा, क्योंकि मार्क्स देखने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से हताशा लगती है बच्चों को, उससे बेटर है कि उससे हम पहले सीख लें, और अपनी जो भी गलतियां अभी तक की हुई है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने गलतियां नहीं की है, फर्स्ट टाइम में लिख रहे हैं, वो भी इसको देखेंगे, ताकि उनको भी दूसरे के आंसर राइटिंग रिव्यू से समझ आएगा कि कहाँ पर क्या लिखना है और कहाँ पर क्या नहीं लिखना होता है, ठीक है। एक बच्ची थी हमारे साथ जो मेरे साथ आंसर राइटिंग पे जुड़ी थी, उसके कुछ आंसर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको ज़्यादा तो नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन डेफिनेटली आगे की वीडियो में करूँगा, और आरटीआई कॉपी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं उसके ऊपर मैं आज इसी वीडियो पे बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी आरटीआई कॉपीज अभी देखी है, आज मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक लगभग मैंने 20 से 25 आरटीआई कॉपी देखा है, और उसमें जो कॉमनैलिटीज मुझे दिखता है, जो पॉजिटिव एंगल वाली कॉमनैलिटीज है, वो क्या क्या है, वो उसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, और साथ ही साथ क्या क्या आरटीआई कॉपीज की डिमांड है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कॉपी दिखाना चाहूंगा, ये आरटीआई पेपर से ही मैंने लिया है। ये बच्ची एक्चुअल में जिसकी कॉपी है वो मुझसे ही गाइड हो रही थी, ठीक है ना, ये मेरी पर्सनल स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। सो हमारे कोचिंग की डायरेक्टली ये स्टूडेंट भी थी, और शुरू से आंसर राइटिंग पे मेरे साथ थी, इवन क्लासरूम प्रोग्राम पे भी थी। तो देखिए इसमें एक साइंस का एक क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उनको मिला है फुल मार्क्स, ठीक है, उस बच्चे को मिला है फुल मार्क्स। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर गलत वे में चेक किया जाता, जिस तरीके से बोला जाता है कि क्वेश्चन को गलत चेक किया जा रहा है, सही चेक किया जा रहा है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर गलत चेक होता तो मे बी उसको फुल मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। प्लस इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो उसकी डिमांड के हिसाब से उन्होंने जिस तरह का डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को आप अगर अच्छे से समझेंगे तो क्लियर होगा कि कितना सही डायग्राम और किस तरीके से उसने अपने आंसर को जस्टिस किया है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंसर का जस्टिस करना, उसकी डिमांड को समझना, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर इतना सा पेजेस में, देखो उसके बाद भी उस बच्चे ने इस चीज को बनाया था, ठीक है। मैंने क्यों इस आंसर को पिक किया मैं यही बता दूं, क्योंकि उसने इस चीज को बनाया था, और बनाने के बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रॉपरली यहाँ पर डायग्राम्स को हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों डायग्राम को देखेंगे लगभग, तो उसमें जो भी कंटेंट उसने लिखा है, सारे कंटेंट बहुत सही तरीके से लिखे गए हैं। प्लस यहाँ पर भी देखो स्टमक, एसोफेगस, बक्कल कैविटी, तो ये सारा चीज उनका एक रीडेबल फॉर्मेट में। क्वेश्चन क्या था, मनुष्य के पाचन तंत्र के मुख्य अंगों में कौन कौन से हैं, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। केवल और केवल क्वेश्चन इतना आसान सा था। इसके बाद ये आंसर का सेकंड आगे भी लिखा हुआ था, तो उस पार्ट का मैंने स्नैप नहीं लिया, छोटा स्नैप लेकर आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर कंपोनेंट क्या है। देखिए क्वेश्चन की डिमांड इसमें कुछ भी नहीं थी, केवल यह था कि जो भी मेजर कंपोनेंट है उसको आप बता दीजिए और उसके एक एक छोटे छोटे फंक्शंस लिख दीजिए। इस बच्चे ने सेम टू सेम वही काम किया है कि उसने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड करके बताया है। पहली बात तो जो मेजर ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन्स के बारे में बात किया, जो कि एलिमेंट्री कैनाल से लेकर एनस और आपका रेक्टम पे फिनिश होता है, तो सबके बारे में उन्होंने मेंशन किया है, और फूड कहाँ से एंटर करता है। इसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का ही कंपोनेंट क्या होते हैं, ग्लैंड्स, तो इसके बाद का जो आंसर था उसमें उन्होंने ग्लैंड को भी मेंशन किया, और ग्लैंड से कौन सी चीजें निकलती हैं उसके बारे में मेंशन किया है। तो इसको बोलते हैं एक होलिस्टिक आंसर, जिसमें ये ऐसा आंसर लिखा था इन्होंने जिसमें उस क्वेश्चन की डिमांड के आधारित सारे के सारे कंटेंट कवर किए गए थे। तो जब आंसर लिखना होगा तो देखिए ये क्लैरिटी प्लस जो आपके कंटेंट है वो कंटेंट प्रॉपर राइट होने चाहिए, तभी आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल पाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर प्रॉपर रिव्यूज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आप में से जिसको भी अपनी कॉपी रिव्यू करानी होगी, प्लीज आप अपना जो भी मैंने आपको ऊपर डिटेल दिया है, ठीक है, ये जो टेलीग्राम के नंबर दिए हैं और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, यहाँ पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इस तरह के वीडियोस बनाकर मैं आपको जब भेजूंगा, ठीक है, आपकी कॉपीज की भी और हो सकते हैं एक आध स्नैप, बट आपके परमिशन के बिना नहीं लगाया जाएगा, ये भी मैं बता देता हूँ। बाकी जिनसे परमिशन होगा उनके परमिशन से ही उसकी कॉपी का स्नैप लगाया जाएगा। नंबर 2, जब मैं रिव्यू करूंगा तो रिव्यू के साथ साथ मैं आपको सारे कंटेंट्स के बारे में बताता हुआ भी
चलूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा अभी तक जो भी आरटीआई कॉपीज मुझे प्राप्त हुई, जितनी भी आरटीआई कॉपी प्राप्त हुई, जिसको मैंने देखा है, उस आरटीआई कॉपी के आधार पर एक छोटा सा रिव्यू करके देखते हैं कि अभी फ्रंट नज़र से मुझे क्या नज़र आया इस पूरे पेपर में। तो सबसे पहली बात, मैं आपको एक पेपर वाइज एनालिसिस देना चाहूँगा। ठीक है, अगर हम लोग पेपर वाइज चर्चा करें तो लैंग्वेज का पेपर, पेपर 1 से लेकर पेपर 7 की अगर हम बात करें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, पेपर 5, पेपर 6 एंड पेपर 7, इन सातों पेपर में जो चीज़ें दिखती हैं, सबसे पहली बात तो बात करें इधर से। ठीक है, अगर लैंग्वेज का पेपर देखेंगे तो लैंग्वेज में जो स्कोर किया है बच्चों ने ज़्यादा, मैक्सिमम उसमें छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे एक अच्छा स्कोर हुआ है। 50 में से अच्छे खासे मार्क्स बच्चों ने स्कोर किए। हिंदी का पेपर टफ था, इसलिए हिंदी पे मार्क्स भी बहुत कम आए हैं। ठीक है, और इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में जिनकी इंग्लिश अच्छी थी उनको मार्क्स मिले हैं, और जिनकी अच्छी नहीं थी उन्होंने इंग्लिश पे स्कोर नहीं कर पाए। तो ऑल इन टोटल मैं यही बोलूँगा कि देखिए, लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ी पे आपको फोकस और हिंदी के स्पेसिफिकली ग्रामर पे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आंसर्स लिखने पे तो मार्क्स नहीं, लेकिन ये भी हुआ है कि जब मैंने देखा कुछ कॉपीज़ कि ग्रामर पे भी आपके मार्क्स कटे हैं। और ग्रामर में भी ऐसा भी दिखेगा कि आपको लगेगा कि मैंने चारों क्वेश्चन के आंसर सही लिखे हैं, चार अगर पॉइंट से चारों सही लिखे हैं, फिर भी 2 मार्क्स मिले। तो ये 2 मार्क्स क्यों मिले? ठीक है, तो ये 2 मार्क्स तभी मिलते हैं जब उनके पास एक मॉडल आंसर होगा, और उस मॉडल आंसर में जो चीज़ें लिखी हुई है अगर वो आपके कॉपी के पास ना हो, तभी ऐसा हो सकता है। अदर वे राउंड अगर आपने सही लिखा तो मॉडल आंसर के करीब अगर आप नहीं थे तो उसको काटा नहीं जाता। तो मॉडल आंसर जो है उसके करीब पहुंचना जरूरी है, जो कि एक ऑथेंटिक किताब के थ्रू आप पहुंच सकते हैं। इसके बाद पेपर 7 की अगर मैं बात करूं, मैं इधर से भी बात करता हूं, तो ये सबसे टफ रहा बच्चों के लिए पास करने के लिए। पेपर 7 में बहुत सारे लोग फेल भी हो गए, और फेल होने के बाद वो हताश हैं कि पेपर 7 में आखिर अल्टीमेटली अब हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाए का यहाँ से। पर पेपर 7 पे जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे दिखता है कि इसका जो पार्ट 3 है, पेपर 7 का पार्ट 3, इस पे काफ़ी अच्छे स्कोर्स हुए हैं लोगों ने। इवन यहाँ पर 45 टू 60, 55 टू 45 मार्क्स के आसपास स्कोर किया है। ठीक है, पर यहाँ पर पेपर इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 यहाँ पर बच्चों से स्कोर नहीं हुए हैं, और इस पर स्कोर क्यों नहीं हुए वो जब मैं आपको रिव्यू करूंगा पेपर, तब मैं बताऊंगा कि स्कोर क्यों नहीं हुए, और उसके साथ साथ मैं सजेशन भी दूंगा कि कैसे स्कोर किया जा सकता है और कैसे हम उसको इंप्रूव करेंगे, स्पेसिफिकली पार्ट 2, क्योंकि ये मेरा खुद का डोमेन है, और पार्ट 1 भी मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर स्पेसिफिसिटी कम दिख रही थी सभी के सभी कॉपी के आंसर में। यहाँ पर बच्चे बहुत जेनरिक हो चुके थे। जेनरिक मतलब वो क्या करते हैं, उत्तर को उस तरह से लिखने का कोशिश कर रहे थे जैसा उस उत्तर को एक्चुअल नहीं लिखना चाहिए, उसको स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसमें सेक्शन के बारे में बात करना था। एक लैंग्वेज होता है, लॉ के चीजों को लिखने का एक क्या होता है, भाषा होती है, उस भाषा की गरिमा को नहीं टच किया गया था, जिसके कारण बहुत वीक सा लग रहा था आंसर पढ़ने में, बहुत लोगों का मैंने पढ़ा। तो उस तरह की चीजें को हम लोग अवॉइड करेंगे और सीखेंगे, थोड़ा सा जान पाएंगे कि उसमें और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे में बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा है। ऐसे की कॉपी को अगर देख पाएंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा है। नंबर 90 से लेकर 135 तक वेरी कर रहे थे। ठीक है, इवन उससे भी ज्यादा। तो 90 से लेकर इतना बड़ा ऐसे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ऐसे में आपका लगभग 50 मार्क्स का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लैंग्वेज में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं बन रहा है, हिंदी छत्तीसगढ़ी सब मिलाकर लोगों का 190 टू 105 नंबर तक का ही चीज बन रहा है। तो ठीक है, ये फिर भी आपका क्या है, एक एवरेज मार्क्स। अगर आप 100 के आसपास हैं तो एक एवरेज मार्क्स था, एक आध दो एक्सेप्शनल है 150 मार्क्स वाले, लेकिन 100 से आपका 110 तक था, पेपर बहुत टफ था, तो वो एक एवरेज मार्क्स था। लेकिन अगर आप ऐसे में देखेंगे तो, और ऐसे में अगर आपको 90-95 मार्क्स मिला और आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे में अच्छा करके आया हूँ, या 105 या 10 तक भी मिला है, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा आप खुद के साथ ब्लफ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे को स्पेसिफिकली लेता हूं, उसके बाद मैं वापस आता हूं उस पर। तो अगर हम लोग ऐसे की बात करें तो मैं यही बोलूंगा, ऐसे का जो मार्क्स है वो 90 से लेकर मैं क्या बोल रहा हूं आपको 135 मार्क्स, इवन उसके ऊपर भी गया, लेकिन मैं स्पेसिफिकली यहां पे रहना चाहूंगा। ठीक है, तो एक ऐसे में एक अच्छा एवरेज मार्क्स होता 120 से लेकर 125। इससे नीचे अगर आपने लाए हैं तो आपका सिलेक्शन सबसे पहली बात यहां पर कहीं ना कहीं पीछे रह गया है।
क्योंकि इसमें स्कोर हो रहा है। देखो आपको एवरेज मार्क्स जिस सब्जेक्ट में अच्छे आ रहे हैं उस सब्जेक्ट में किसी भी हालत में 10 मार्क्स या 12 मार्क्स से बीट, इससे पीछे नहीं होना है बाकियों से, ठीक है। और ऐसे में भी क्या हो रहा था, ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखा, दो चीज बहुत वैल्यू कर रही है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और शुरू के दो पैराग्राफ जो है, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का और उसके बाद वाला पैराग्राफ, ये दो पैराग्राफ में अगर आपने ऐसे को इनिशिएट नहीं किया है, चालू नहीं किया है, देखो क्या होता है, ऐसे टॉपिक लिखने से चालू नहीं होता है, ऐसे के मूल बातों पे आना जरूरी होता है। और अगर आपने पहले या दूसरे लाइन पे ऐसे के मूल बातों पे कुछ फैक्ट्स या एग्जाम्पल तक नहीं पहुंच पाए तो आपको उस ऐसे में मार्क्स अच्छे नहीं मिले। इस चीज को ध्यान रखना। जो भी 130 140 तक स्कोर कर रहे हैं वो ऐसे के शुरू के दो पैराग्राफ में ही ऐसे पे पहुंच चुके हैं। मुझे जो फ्रंट लाइन से समझ आता है, ठीक है, जो आज मैंने फर्स्ट एनालिसिस किया है, धीरे धीरे और क्लियर कर दूंगा आपको जब मैं एक एक करके सारे पेपर का रिव्यू करना स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। कंक्लूजन पे भी कई लोगों ने बहुत वीक सा कंक्लूजन, बस इस तरह से देखिए ऐसे को खत्म करना है तो कर देते हैं यार, इस तरह से नहीं लिखा जाता। कंक्लूजन आपके ऐसे का एक वे फॉरवर्ड होता है जो आपके ऐसे को पूरा समायोजित करता है, पूरे के पूरे ऐसे को बांधने का काम करता है। तो उसको इतना वीक तरीके से भी कई लोगों ने लिखा, मैंने देखा इवन किसी का स्कोर आया था 120 के आसपास, और उसके भी ऐसे में वही हुआ कि उसको सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन के हिसाब से ही 5 मार्क्स का नुकसान हो गया है दो ऐसे में, जिसके कारण उसके 10 मार्क्स पीछे हो गए। अगर वो कंक्लूजन सही लिखता, 10 मार्क्स आगे होता, तो उसका भी रैंक लिस्ट पे नाम हो सकता था। तो ऐसे में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेसिफिकली शुरू के दो पैराग्राफ। तो वहां पर कैसे काम करना होगा उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आते हैं पेपर 3। पेपर 3 की अपनी कहानी थी, कई लोगों की जुबानी थी, और यही सबको बतानी थी कि हम पूरे साल छत्तीसगढ़ पीएससी जब पढ़ते हैं तो पेपर 3 की तैयारी सबसे अधिक करते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिटी है, इसमें पब एड है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें छत्तीसगढ़ी हिस्ट्री है। पर पेपर 3 की कहानी इस बार बहुत ही उल्टी थी बाकी हर सालों से, ठीक है। तो थोड़ा सा पेपर 3 पे भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। पेपर 3 सबसे ज्यादा रुलाने वाला पेपर यही साबित हुआ इस पूरे के पूरे सीजीपीएससी में, ठीक है। अगर हम लोग पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में जो एवरेज मार्क्स जो मुझे लगता है कि जा रहा था वो कितना था, वो एवरेज मार्क था 90 से लेकर 100 के आसपास, और ये टॉपर के मार्क्स के आसपास है, मतलब जो टॉप कर रहे हैं, यानी कि जो उसका सिलेक्शन लिस्ट पे नाम है। मैं रैंक 1 रैंक 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सभी जिनका भी नाम पीएससी की लिस्ट में होता है वो टॉपर होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। तो 90 to 100 मार्क्स के आसपास इस सब्जेक्ट में जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं जा रहा था लोगों का, ठीक है। टू सम एक्सटेंट मैं बोलता हूँ कि आपको 95 प्लस अगर आप थे तो आप पेपर 3 में काफी सेफ थे। लेकिन पेपर 3 में इतना ज्यादा मार्क्स गिरने का कारण क्या था? जब आपके पास हिस्ट्री है, दो हिस्ट्री है और आपके पास पॉलिटी है, ऐसे सब्जेक्ट जो साल भर पढ़ते हैं, जिनके कंटेंट आपके पास होते हैं, फिर भी यहाँ पर मार्क्स क्यों मिले, कम क्यों मिले? क्योंकि जब इसकी चेकिंग को मैंने देखा तो चेकिंग से एक चीज समझ आता है। पहली बात तो आपको मार्क्स जहां पर भी आपने कंटेंट लिखा है वहां पर आपको अटेम्प्ट के मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि अटेम्प्ट के मार्क्स नहीं मिले तो गलत बात है। अटेम्प्ट के मार्क्स मिले हैं अगर आपने थोड़ा भी रेलेवेंट लिखा है, और ये सच्चाई है। दूसरी बात, हिस्ट्री में आप जिन्होंने भी डायमेंशंस लिखने की कोशिश की है, ठीक है, डायमेंशन राइटअप को मार्क्स मिला है। भले कि आपका उस समय फैक्चुअल कंटेंट कम हो, लेकिन अगर आपने डायमेंशन ओपन ही कर दिया, सपोज करो कोई क्वेश्चन आया उसमें आपने 4 से 5 साइड हेडिंग लेकर उसके डायमेंशन को अगर आपने ओपन कर दिया है तो उसमें मार्क्स मिले हैं, और ज्यादा मार्क्स मिले हैं। बजाय उसमें कि आपने एक रटा हुआ आंसर लिखा है पर उसको डायमेंशन नहीं देकर केवल अपने रटे हुए कंटेंट को लिख दिए तो आपको मार्क्स कम मिला है। एक प्रश्न आया था अशोक का धम्मा, ये सबसे ज्यादा विवादित प्रश्न होगा अगर आंसर राइटिंग का सच में कोई एनालिसिस करने बैठ जाए और सच में अगर पीएससी के सामने इसको रखा जाए, क्योंकि धम्मा में सारा धम्मा लिखने के बाद भी 1 नंबर से लेकर 8 नंबर और या 7 नंबर तक के इतने स्कोर्स मिले हैं। 1 नंबर 1 मार्क्स पूरा धम्मा लिखने के बाद भी ये भी मिला है। तो वहीं कहीं पर किसी को 5 मार्क्स से मिला है धम्मा को बहुत अच्छा लिखने के बाद भी, तो कुछ लोगों को 8 से 7 मार्क्स तक भी गए। अब ये वेरिएशन क्यों हुआ, मुझे एक तरह से जो दिखता है, कई लोगों के उत्तर को मैंने देखा जिनको मार्क्स कम मिले धम्मा में, उन्होंने धम्मा को समझते हुए कहीं ना कहीं धर्म शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, रिलीजन प्रिंसिपल लिख दिया है, जो कि धम्मा धर्म से संबंधित नहीं था। ये केवल सामाजिक और नैतिक मूल्यों की अवधारणा होती है। क्या होती है? सोशल एंड मोरल कंडक्ट, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की अवधारणा है।
और बच्चों ने लिख दिया कि ये रिलीजियस प्रिंसिपल है, बुद्धिज्म से आधारित, तो वो वहां पर गलत हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने कंटेंट में जो कॉन्सेप्ट है अगर उसको गलत लिख दिया है और उसके बाद आप कितना भी फैक्ट सही लिख लो, चाहे आप पूरे के पूरे धमा को लाइन टू लाइन लिख दें, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टच नहीं किया है तो वहां पर मार्क्स कटे हैं, और यही उसका कारण है। ठीक है, एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा था उसका आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं था, वो आपकी कॉपी को प्रॉपर चेक कर रहा था। लेकिन धम्मा में जिसको भी कम मार्क्स मिले, अगर आपने इस रिलीजन या धर्म से धम्मा को नहीं जोड़ा है, अगर उसके बाद आपको मार्क्स कम मिले तो प्लीज उस कॉपी को मुझे भेजेंगे। पर अगर आपने धर्म से धम्मा को जोड़ दिया, बुद्ध से धम्मा को जोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटे, तो उसको आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो माइनर मिस्टेक्स हुई हैं, माइनर गलतियां हुई हैं खासकर कॉन्सेप्ट पे, उन माइनर मिस्टेक्स को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं यही बोलूंगा आपको कि पेपर 3 में आप डायमेंशन राइटअप के पीछे जाइए। डायमेंशन, पॉलिटी के क्वेश्चंस में आर्टिकल नंबर लिखना मत भूलिए, नंबर कट रहे हैं। ठीक है, और डायमेंशन प्लीज, हिस्ट्री इज मोर अबाउट डायमेंशन राइटअप, जितना डायमेंशन आप इंक्लूड कर पाएंगे वो करेंगे। डायमेंशन कैसा लिखा जाता है ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, अभी आंसर राइटिंग की अभी भी सीरीज चल रहा है, डे बाय डे आप देखिए, आपको डायमेंशन अपने आप समझ आएगा कि कैसे किसी भी चीजों के सारे तथ्यों को छोटे से जगह पे लिखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं पेपर 4। ठीक है, पेपर 4 में मार्क्स अच्छे आए बच्चों के, ऐसा नहीं था कि बहुत कम मार्क्स हुए पेपर 4 में। पेपर 4 उतना बड़ा गेम चेंजर नहीं रहा, लेकिन पेपर 4 में एक अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, पेपर 4 के लिए अगर आप एवरेज मार्क्स की बात करें तो 115 के आसपास मार्क्स स्कोर हुए हैं लोगों के, 115 के आसपास तक। पर हाँ ठीक है, अगर पेपर 4 में कुछ सिलेक्शन के एवरेज मार्क्स की बात करें तो अगर आपने 110 और 115 के आसपास भी थे तो आपने एक अच्छा स्कोर किया, उसमें आप अपने आप को बहुत पीछे ना समझे। 110 तक अगर आप गए हैं पेपर 4 में, आपने अच्छा काम किया, जिस हिसाब से पेपर की चेकिंग हुई और जैसा उसमें मार्क्स आया। पेपर 4 में स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो साइंस में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिन्होंने साइंस को अच्छे से लिखा है, जैसे मैंने आपको भी एक आंसर दिखाया था वो साइंस का ही था। ठीक है, मैथ्स में भी स्कोर हुए हैं, पर जिसमें अप्लाइड बिहेवियर साइंस, जो उसका सबसे लास्ट सेक्शन है अप्लाइड बिहेवियर साइंस, वहां पर बच्चों के स्कोर थोड़े से कम रह गए। क्यों कम रहे? अगेन वहां पर भी क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका होता है जिसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिसिंग लिखी थी। ठीक है, तो उसके बारे में ही मैं बात करूंगा अलग से ले जाकर आपको पेपर 4 के बारे में। ठीक है, पेपर 3 में आपका डायमेंशन, तो पेपर 4 में वहीं पर क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना है आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, पेपर 4 मैं आपको सीधा बोलता हूं, साइंस के पेपर में अगर आपको स्कोर करना है तो एक वेल लेवल डायग्राम बनाना सीखिए। अपने टॉपिक्स का डायग्राम आपका क्लियर बनना चाहिए और वो एक अच्छा डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे मैथ्स की, तो मैथ्स में वहां पर आपके डेफिनेटली स्कोर जो हो रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन वहां पर आपका आंसर क्लियर आना चाहिए और स्टेप्स भी आपके सही होने चाहिए। और पेपर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं अगर आप लोग अप्लाइड बिहेवियर साइंस, तो अप्लाइड बिहेवियर साइंस में आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो है कि जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी चीजें पूछी जा रही हैं, पहले तो उसका कॉन्सेप्ट बताएं। कॉन्सेप्ट बताने के बाद उसके रिलेटेड जो भी फैक्ट या कंटेंट है उस पर बात करें। पेपर 4 में कई लोगों ने केवल कंटेंट लिखने पे ध्यान दे दिया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे नहीं गया, जहां पर मार्क्स कटे। कॉन्सेप्ट लिखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा गया था IUCN का एक्सटिंक्शन जो लिस्ट है उसके क्राइटेरिया को बताया, तो आप केवल जानवरों के नाम और ये होता है नहीं, आपको एग्जैक्ट डेटा बताना था और ये बताना था कि वो लिस्ट कहां पर है, रेड डेटा बुक में। तो इस तरह की जो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं दोनों का मिश्रण वहां पर होना चाहिए। ठीक है, कुछ आंसर्स के साथ मैं आपको जब रिव्यू करूंगा तो वहां पर मैं आपको एक मॉडल आंसर भी प्रेजेंट कर दूंगा साइड में, ताकि आप जल्दी सीख पाए और जो भी अपने पास 30 दिन है उसका मैक्सिमम यूसेज कर पाए। ठीक है, तो ये आपका पेपर 4 के रिगार्डिंग रिव्यू था। नाउ विल टॉक अबाउट पेपर 5। ठीक है, पेपर 5 के बारे में बात करेंगे। पेपर 5 में लोग मेहनत बहुत करते हैं, मुझे जहां तक लगता है कि पेपर 5 जो है उसमें लोग मेहनती बहुत ज्यादा हैं और मेहनत कर रहे हैं, पर पेपर 5 में क्या चैलेंज आ रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। प्रश्न पत्र 5, यहां पर जो एवरेज की बात करूंगा मैं, जो सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड था वो कहीं ना कहीं 100 मार्क्स के आसपास था। 100 मार्क्स, लोगों के मार्क्स इससे ऊपर भी गए, पर 100 मार्क्स से लेकर 110 मार्क्स के बीच एक अच्छा स्कोर होता जो पेपर हुआ उसके लिए। आने वाले पेपर में डिपेंड करता है कि पेपर कितना टफ था, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पर अगर इसमें देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन, तो ज्योग्राफी के सेक्शन में मैप, और मैप को एक क्लियर वे में बनाने की जरूरत थी। जिन्होंने, कई लोगों ने मैप बनाया बट मैप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया।
मैपिंग ने एक बहुत बड़ा गेम प्ले किया है। दूसरी बात, ज्योग्राफी में आप अगर कॉन्सेप्ट डालेंगे ही नहीं तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा? आपको ज्योग्राफी को समझानी पड़ती है। ज्योग्राफी का मतलब फैक्ट राइटिंग नहीं होता। अगर आप, मैं ज्योग्राफी में मैंने पूछा कि उद्योगों के बारे में बताइए, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपको समझाना है, किसी भी इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आप यहाँ पर बिना कॉन्सेप्ट के लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन तो गलत है। आपको बताना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। वेबर ने थ्योरी दी है और उस थ्योरी के हिसाब से 3 चीजें अप्लाई होती हैं, मार्केट, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से किसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाओगे तब ज्योग्राफी में आपको मार्क्स मिलेंगे। मैंने देखा है कि बस उठाया है और पॉइंट 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 पॉइंट, अरे ये कोई आंसर थोड़े न होते हैं। पॉइंट 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 पर जितना पाए उतना पॉइंट लिख दिए, ये आंसर नहीं होते। कई लोग सिखाते हैं फालतू चीजें हैं, और ये वही सिखाएंगे जिनको एक्चुअल में आंसर राइटिंग नहीं आती है। ठीक है, तो प्लीज मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा, बेवजह का बच्चों को गुमराह मत करिए इस तरह के आंसर्स बताकर। क्वेश्चंस की डिमांड होती है, प्लीज आप सभी समझेंगे, और उस डिमांड के हिसाब से लिखना होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्लाइमेट का क्या रिलेशन है फॉरेस्ट से है, तो आप उसमें क्लाइमेट और फॉरेस्ट रिलेशन को समझाओगे ना, आप कैसे पॉइंट में लिख दोगे? आपको समझाना होगा। ज्योग्राफी के आंसर्स को कभी भी आप कोशिश करोगे एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में लिखा जाता है, फैक्चुअल फॉर्मेट में कभी नहीं लिखा जाता ज्योग्राफी का आंसर। ठीक है, तो वन थिंग ध्यान रखना है कि उसको एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में हमेशा लिखना है। और दूसरी बात, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप मैप के थ्रू अपने फैक्ट को प्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। इसी के कारण ज्योग्राफी में मार्क्स कम मिले। ठीक है, ये डेफिनेटली, और मैं बता रहा हूं आपको, यही है आपको ज्योग्राफी में मार्क्स कम लाने का कारण। इसके बाद अगर बात करते हैं ज्योग्राफी को छोड़कर आगे इकोनॉमी, तो आपको लगेगा कि इकोनॉमी में मार्क्स किस बात पे डिपेंड करते हैं। आपने स्कीम्स लिखे, योजनाओं में हाफ मार्क्स मिल रहे हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आधे मार्क्स मिले हैं योजनाओं में, किसी किसी योजनाओं में +1। और योजनाओं को छोड़कर जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट थे, उस कॉन्सेप्ट को जिन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से सही लिखा है, अगर आपने ट्रू कॉन्सेप्ट लिखा है जो है एक्चुअल में, तो आपको फुल मार्क्स तक मिले हैं। तो जो इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन था वहां पर स्कोर किया जा सकता था, लेकिन जो उसका डायनेमिक पोर्शन था वहां पर मार्क्स कट रहे थे। स्कीम को भी अगेन वो क्या मांग रहे थे आपसे, स्कीम का एनालिसिस मांगा जा रहा है। आंसर का तो सीधा डिमांड है कि आप स्कीम को केवल लिखकर, उसके 4 प्रावधान लिखकर, उसके बेनिफिट लिखकर नहीं जा सकते, आपको उसको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसकी एनालिसिस अच्छे से करनी पड़ेगी, सिर्फ पॉइंट को लिस्ट डाउन करके नहीं जा सकते। तो जितने भी योजनाओं के तैयार कर रहे हैं आप इस आने वाले एग्जाम के लिए, उन सभी योजनाओं का एक अच्छा एनालिसिस करें और स्टैटिक कंपोनेंट को खासकर स्ट्रांग रखिए, क्योंकि स्टैटिक कंपोनेंट में आपको इकोनॉमी में मार्क्स मिलेगा। दूसरी बात, इकोनॉमी में टू द पॉइंट आंसर लिखने का कोशिश करेंगे। टू द पॉइंट मतलब ये होता है कि पॉइंट वाइज। टू द पॉइंट मतलब अगर आपसे आरबीआई के बारे में, जैसे कि आरबीआई ओम्बड्समैन पूछा हुआ था, ठीक है, तो उसको घुमा फिरा के बात नहीं करना है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके बारे में आपको उठाना है और पॉइंट वाइज इसको मेंशन करते हुए चलना है कि ओम्बड्समैन क्या करता है, वो क्या आपका एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, वो ट्रांसपेरेंसी ब्रिंग करता है, वो किस तरीके का पोर्टल है। तो आपको उस पॉइंट्स को डायरेक्टली अपने आंसर्स पे इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो इकोनॉमी का स्टैटिक है, इसमें ज्यादा आप क्या नहीं करोगे, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे ज्यादा काम नहीं करना, उसको टू द पॉइंट जैसा क्वेश्चन पूछा उसके डिमांड के हिसाब से हो सके तो डिफाइन करते हुए लिखने का प्रयास करेंगे और मार्क्स इसमें फिर अच्छे आएंगे। पर अगेन पेपर 5 एक टफ चैलेंजिंग सिचुएशन दिया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग पेपर 6 की ओर। ठीक है, जो अगला था वो क्या था, पेपर 6। पेपर 7 मैंने आपको पहले ही बता दिया। पेपर 6 में मैं स्पेसिफिकली 1-2 लोगों का नाम भी मेंशन अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा उनसे बिना पूछे। तो किसी बच्चे ने 115 के आसपास स्कोर किया है और उसके आंसर एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं। आंसर क्यों अच्छे हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि उसने फिलॉसफी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और आपका कल्चर। ठीक है, कल्चर पे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं लोगों को, पर कुछ लोगों को फिलॉसफी में भी मार्क्स अच्छे मिले हैं। फिलॉसफी के मार्किंग का कुछ अच्छा काम ये दिखा, जिस कॉपी को मैंने देखा उसने उसको डायग्रामेटिकली फिलॉसफी को समझाने का कोशिश किया, कुछ डायग्राम्स यूज़ किए फिलॉसफी के लिए और उसके कारण उसको ज़्यादा मार्क्स मिले। नंबर 2, जब अगले ने फिलॉसफी लिखने का प्रयास किया था उस आंसर में जिसको इतने मार्क्स मिले, मैं उनकी कॉपी पूछकर डेफिनेटली आप लोग से शेयर करूंगा यहाँ पर ताकि आप उसे समझ पाओ। उसने जब डायग्राम को यूज़ किए और साथ में जब फिलॉसफी लिख रहा था तो उसने किसी भी दर्शन पे उस दर्शन को पूर्णतः समझाया है। ठीक है ना, ही जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दैट फिलॉसफी। ऐसा नहीं किया है कि उस फिलॉसफी को समझाने का प्रयास ना करे और केवल ऊपर से मौखिक तौर पे बता कर चला जाए। तो फिलॉसफी को थोड़ा सा डीपली, जो एक्चुअल में कोर है, किसी भी दर्शन का जो कोर है, उस कोर को आप एक डेफिनेशन के रूप में अपने आंसर का हिस्सा बनाएं। ठीक है,
ये ध्यान रखना, जो डेफिनेशन के रूप में जो उसका कोर है उस फिलॉसफी का जस्ट पे, उसका एक डेफिनेशन बनाकर उसको अपने आंसर का हिस्सा जरूर बनाएं। दूसरी बात, जो बड़े आंसर हैं स्पेसिफिकली इसमें 8 और 15 मार्क्स के जो आंसर हैं, यहाँ पर अगर आप कुछ डायग्राम प्रेजेंट कर सकते हैं जो आपके फिलॉसफी से रिलेवेंट होना चाहिए, कुछ भी बना के नहीं जाना है, ठीक है, कि ये नहीं कि आप इसे सांप और रस्सी दोनों बोल सकते हैं तो उसके लिए एक डायग्राम बनाती है, ये डायग्राम नहीं चलेगा एग्जाम में, डायग्राम दूसरे तरीके से आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो जो उससे रिलेवेंट डायग्राम बन सकते हैं वो बनाएंगे, और 8 और 15 मार्क्स में सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ कि जो कोर डेफिनेशन है उसको जरूर लिख कर आइए। सोशियोलॉजी, इसमें मार्क्स कम आ रहे हैं हमेशा से, इसमें मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, सोशियोलॉजिस्ट लोगों का नाम लिखिए, समाज शास्त्रियों का नाम लिखिए कि उन्होंने कहा है, आप अपना डेफिनेशन ना दीजिए, जब उनका नाम से आप डेफिनेशन दोगे तब आपको मार्क्स मिलेगा, अपना डेफिनेशन दोगे थोड़ा सा दिक्कत होगा। छत्तीसगढ़ कल्चर, कल्चर में डायमेंशन राइटअप अगेन वेलकम है, यहाँ पर भी आपको आप अपने आंसर को डायमेंशन के साथ लिखें, चीज़ों को विस्तृत रूप में बताने का प्रयास करें, बहुत छोटा लिखने का प्रयास न करें, ठीक है। तो ये टोटल 7 पेपर और 7 पेपर का एक फर्स्ट लाइन रिव्यू था। फर्स्ट लाइन रिव्यू मतलब जब उसको पेपर को देखने के बाद जो मुझे सबसे पहले समझ आता है, तो मुझे यही समझ आता है कि इन चीज़ों को विशेष रूप से आंसर्स पे आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। इसके बाद कल से मैं आपके साथ यहाँ पर रिव्यू करता हुआ चलूँगा, पेपर वाइज पेपर चलेंगे या जिस भी तरीके से बन पाएगा, या कुछ क्वेश्चंस के साथ भी चलेंगे, ठीक है। तो मैं रिव्यू में 2 से 3 चीज़ों को डालूंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वन थिंग, जो मैं यहाँ से रिव्यू दूंगा उसमें आपके स्टूडेंट्स की कॉपी होंगी और आप लोग अपना, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कॉपी रिव्यू होगी, और उस कॉपी रिव्यू के साथ साइड में मैं आपको उसी समय कुछ मॉडल आंसर प्रेजेंट करूंगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें और एड ऑन की जा सकती थी, ठीक है। दूसरी बात, हम एड ऑन पे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जोड़ना चाहिए हमारे को अपने उत्तर में, ताकि उत्तर को और हम ज़्यादा बेहतर स्पेसिफिक बना सकें, ठीक है, स्पेसिफिक बना सकें। जैसे ही मैंने आपको बार बार कहा है डायमेंशन, ठीक है, तो डायमेंशन राइटअप क्या होता है उसके ऊपर भी मॉडल आंसर के साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे एक डायमेंशन राइटअप किया जा सकता है और किसी भी चीज़ को कितना विस्तृत लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम्स, ये इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम किस किस तरीके से बनाया जा सकता है और पॉसिबल कौन कौन से डायग्राम है, ठीक है, उन डायग्राम्स को भी थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये कुछ बिंदुएं होंगी, प्लीज़ यहाँ से मैं आपको फिर से अपना नंबर देता हूँ 8700879913, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे अपनी कॉपी भेज सकते हैं और वो कॉपी आपको रिव्यू करके डेफिनेटली दी जाएगी, ताकि आप आने वाले एग्जाम पे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा, आपका और टाइम नहीं लूँगा। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे द RTI सीरीज़, ठीक है। उस प्रोग्राम का नाम क्या होगा, द RTI सीरीज़ फॉर कॉपी चेकिंग ऑफ CGPSC 2021। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल। यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, आप सभी को बोलूँगा थैंक यू।